जब वोट दिलाने वाला नहीं रह जाता है उसके साथ, तो ये बोर्ड लगाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने घोषणा किया था कि 18% मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। 5 साल सरकार रहे, एक भी दरोगा बनाए हो अपने कलम से तो बता दें, जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ वो मुसलमानों को कैसे हो सकता है, वो पिछड़ों को कैसे हो सकता है। उनके पिताजी ने जीते जी कुर्सी से धक्का मार करके अपना कुर्सी हथियाए थे। तो जो अपने समाज में, अपने खानदान का, अपने पूर्वज का नहीं हुआ, वो हमारे पिछड़े समाज का नहीं हो सकता। मुसलमानों का 18% आबादी आरक्षण देने की बात हुई भारत जोड़ने का, न भारत कहीं टूटा है, किससे जुड़ेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रहा था, ये विपक्ष जोड़ो यात्रा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में सब प्रधानमंत्री बनने वाली यात्रा में शामिल है। जिस राज्य में जा रहे हैं, तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां वाला कहेगा हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जाएंगे ममता बनर्जी के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, बंगाल, ममता जी कहें हम प्रधानमंत्री वाले गोल में हैं। नीतीश जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री, यहाँ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की हम प्रधानमंत्री, बहन जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री। तो जब सब है प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल जी की यात्रा कहां से सफल होगी। ये यात्रा। नमस्कार, इस समय हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव अरुण राजभर जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि इस समय जो है चुनाव हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद्द हुए हैं और आरक्षण का मुद्दा उस पर रहा है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके जिम्मेदार पिछड़े वर्ग के नेता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया है राज्य सरकार को, पूरे पिछड़े वर्ग के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी स्वागत कर रही है। और जिस तरह का उन्होंने आदेश दिया है, इसी चीज़ की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लंबे समय से लड़ रहे हैं कि जो बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कह रही है कि जो 27% आरक्षण है पिछड़े वर्गों के लिए, उसमें जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ बड़ी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में हैं, जो संपन्न हैं, जो मजबूत हैं, वो अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। इसीलिए उसका विभाजन होना जरूरी है। इसीलिए राघवेंद्र कमेटी का जो रिपोर्ट माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख दिया था। अब सरकार ने जो नया आयोग गठन किया है नगर पंचायत चुनाव के लिए, तो दोनों आयोग, एक राघवेंद्र कमेटी आयोग और एक जो नगर पंचायत की जो आयोग है, ये दोनों को एक साथ मिला करके सरकार अगर सर्वे कराए, परीक्षण कराए, तो मुझे लगता है कि वास्तविक जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है और जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में सबको समानता का अधिकार का जो मंशा है, सबको सामाजिक न्याय देने का मंशा है, वो साकार होगा। और इसके लिए सभी दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस, सभी दल के पिछड़े वर्ग के नेताओं को सामने आना होगा और इसके लिए मुखर से बोलना होगा। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। अकेले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहे सड़क पर बोलें और चाहे सदन में बोलें। इनके अलावा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए श्री अखिलेश यादव जी भी बोलने के लिए डर रहे हैं कि कहीं हमारा यादव वोट न चला जाए। तो उनको यादव वोट की डर है। एक नेता पटेल समाज का है, उनको पटेल वोट की डर है। एक जाट नेता है, उनको जाट वोट की डर है। लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और हाई कोर्ट। 3 अक्टूबर 2013 को एक हाई कोर्ट ने आदेश दिया था राज्य सरकार को, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, कि यादव, अहिर, ग्वाल, ढढ़ोर, जाट ये अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इनके आरक्षण पर रोक लगाई जाए। मालूम है क्या किया श्री अखिलेश यादव जी ने? उस समय पिछड़े वर्गों में जागरूकता नहीं थी, अति पिछड़े वर्गों में जागरूकता नहीं थी। ये चुपचाप मार के सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिए और स्टे लेकर कहा कि जैसे मैं लूट रहा हूं आरक्षण 27% अकेले, उसी तरह लूटता रहूंगा, चाहे पुलिस की भर्ती उठा कर देखे, लेखपाल की भर्ती उठा कर देखिए, तहसीलदार की भर्ती उठा कर दे, बीडीओ की भर्ती उठा कर देखिए। जितनी भर्ती उनकी सरकार में हुए, सभी भर्तियों में सैफई, एटा, इटावा, कासगंज, कन्नौज, इनके अगल बगल जो इटावा के अगल बगल जो जिले हैं, उन्हीं के समाज के लोगों का इसमें फायदा हुआ, इसमें लाभ उठाए। बाकी पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड सब पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ श्री अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया। यही काम बहन जी ने भी किया। 4 बार सरकार जनता ने चुना, पिछड़े वर्ग ने चुना, दलित वर्ग ने चुना। उसमें चमार, जाटा, धुसिया
अपनी आबादी से ज़्यादा आरक्षण का लाभ उठाया। उसमें न खरवार को कुछ मिला, न मुसहर को कुछ मिला, न नट को कुछ मिला, न बास्फोर को कुछ मिला। जो मिला तो बस ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हाई कोर्ट का फैसला कह रहा है और हाई कोर्ट का आदेश कह रहा है 3 अक्टूबर 2013। अगर इस बात को ये लोग पहले लागू कर दिए होते, चाहे वो सपा सरकार लागू कर दिया होता, चाहे बसपा सरकार लागू कर दिया होता, तो आज हमें ये रोना नहीं रोना पड़ता कि हमको सुप्रीम कोर्ट जा करके स्टे लेना पड़ता है और हमें ये हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ता। सरकार खुद डिसाइड करती कि अति पिछड़े वर्गों को भी अब मैं देख रहा हूँ पिछड़े वर्ग में जहां सीटें निर्धारित हो रही हैं, कोई पिछड़े वर्ग की सीट होगी, कोई अनुसूचित सीट होगी, कोई सामान्य सीट होगी। तो जिस पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट होगी लड़ने के लिए, वहां सिर्फ पिछड़े वर्ग में जो मजबूत पिछड़ा होगा वही चुनाव लड़ पाएगा। कमजोर पिछड़ा वर्ग उठा के देखिए जाकर के, पर एक होर्डिंग लगेगा बड़ा यादव जी का, लेकिन अगर वहीं राजभर जी का होर्डिंग लगाना होगा तो इतना बड़ा लगेगा, उनका बड़ा सा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो संपन्न है, उनके पास पैसा, उनके पास व्यवस्था, उनके पास सरकार रही, इसलिए उनका बड़ा होर्डिंग लगेगा, इनका छोटा। और छोटे वाले को लोग कहते हैं अरे क्या जीतेगा, इसको इसके पास कुछ दम नहीं है, उनके पास 4 4 व्हीलर है, इनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। इसीलिए जो संविधान में बाबा साहब ने कहा था कि जो निचले पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब 27% आरक्षण का बंटवारा होगा, 7% में मजबूत को खड़ा किया जाएगा, 9% में कमजोर को खड़ा किया जाएगा और 11% में एकदम कमजोर पिछड़े वर्गों को खड़ा किया जाएगा। तो उसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा, ये तो फार्मूला माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 18 मई 2018 को दे दिया, राज्य सरकार को दे दिया, लेकिन अब राज्य सरकार इसको लागू नहीं किया। हमने सत्ता भी छोड़ा था इसी मुद्दे पर। तो इतिहास में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर के नेहरू जी की सरकार से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। दूसरे नेता सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो इसी से स्पष्ट हो गया कि पिछड़े वर्गों का हितैषी कौन है और इसका दुश्मन कौन है। ये दुश्मन समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ों का भला हो, अति दलितों का दुश्मन बहन जी है जो नहीं चाहती हैं कि अति दलितों को हित मिले। तो इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की मंशा साफ है कि जो राज्य सरकार पहल कराने जा रही है, परीक्षण कराने जा रही है, सर्वे कराने जा रही है, तो उसको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को भी एक साथ करा करके उसकी परीक्षण करा ले। तो मुझे लगता है कि जो मंशा सुप्रीम कोर्ट का है वही मंशा आम जनमानस का भी है, आम पिछड़े वर्गों का है, उनका भला होगा। लेकिन इसके पीछे कौन खड़ा है, इसके पीछे विरोध करने के लिए कौन खड़ा है, तो वो स्पष्ट सामने आ जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, श्री अखिलेश यादव हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़े लोगों को इनका लाभ मिले, इनको भागीदारी मिले, इनको हिस्सेदारी मिले, और हिस्सेदारी दिलाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अंतिम दम तक लड़ेगी। और जब तक इनको हिस्सेदारी दिला नहीं देगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अभी हाल ही में एक समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर में लिखा था कि उनका आना मना है। तो क्या ये राजनीतिक जो एक दूसरे का सम्मान का था, एक भाव था, क्या इसके गिरते हुए इस तरह का एक नमूना है? आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी में जो वोट दिलाने वाला रहेगा ना तो उसका बहुत सम्मान होता है। जब वोट दिलाने वाला नहीं रह जाता है उसके साथ तो ये बोर्ड लगाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने घोषणा किया था कि 18% मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। 5 साल सरकार रहे, एक भी दरोगा बनाए हो अपने कलम से तो बता दें, जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ वो मुसलमानों को कैसे हो सकता है, वो पिछड़ों को कैसे हो सकता है। उनके पिताजी ने जीते जी कुर्सी से धक्का मार करके अपना कुर्सी हथियाए थे। तो जो अपने समाज में, अपने खानदान का, अपने पूर्वज का नहीं हुआ वो हमारे पिछड़े समाज का नहीं हो सकता। मुसलमानों को 18% आबादी आरक्षण देने की बात हुई, 1% नहीं दे पाए, तो वो तो बोर्ड लगा के कह ही रहे हैं कि मुसलमानों मेरे यहाँ आना मना है तुम्हारा, पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों मेरे यहाँ आना मना है, दलितों मेरे यहाँ आना मना है, क्योंकि मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग का मतलब की पार्टी हूँ, यहाँ दूसरी जाति का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सब समाजवादी पार्टी वाले फ्रस्ट्रेशन में हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं कि ये जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत, इस ताकत से समाजवादी पार्टी को हमने पूर्वांचल में जो संजीवनी दिया था उस संजीवनी खंडहर में बदलने जा रही है। जो ये सब खंडहर में खड़े हो गए थे ना, इनको हमने लाकर पर्वत पर खड़ा कर दिया। तो ये पर्वत पर आने वाले लोगों को लगने लगा कि वो खंडहर में फिर 2024 में इनको खंडहर में भेज देंगे। तो जनता जिसके लिए साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो अभी सदन चला, 2 दिन सदन चला, माननीय ओम प्रकाश राजभर सदन में बोले, कहे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो श्री अखिलेश यादव जी के चेला लोग विरोध कर रहे थे
विधायक लोग उनके विरोध कर रहे थे। तो ये स्पष्ट हो गया ना कि ये हिमायती किसके हैं। तो इसीलिए इनके जो इनके समाज के नेता हैं, इनके दल के नेता हैं, ये गुंडाई करते हैं, जमीन लूटने काम करते हैं, थाने में दलाली करने काम करते हैं, भ्रष्टाचार करने काम करते हैं। और इसी से इनकी जो एक प्रवृत्ति है अपराधी संरक्षण करने का या उनकी चरित्र बना हुआ है, उसी चरित्र को प्रदर्शित किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो लीडर थे ना जब उनके साथ मंच पर थे, क्योंकि उनके साथ भीड़ थी। अब लीडर हट गया, भीड़ जा नहीं रही है, भीड़ तैयार नहीं है, तो इसीलिए वो सब परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है और उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं बचा। अब सारा मुद्दा उनके पास से खत्म हो चुका है, क्योंकि जनता ने सत्ता दिया 4 बार, दोनों को 4 बार मौका दिया और दोनों ने पिछड़े दलित के साथ अन्याय किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 आते आते समाजवादी पार्टी कार्यालय में कौवा तक नहीं झांकने जाएगा। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की। भारत जोड़ो यात्रा में कई विपक्षी दलों को आमंत्रण भी दिया गया। आज यूपी में है, आज उसका अंतिम दिन है। इस भारत जोड़ो के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ श्री सलमान खुर्शीद जी का फ़ोन आया, उनके बड़े नेता हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, उनका फ़ोन आया कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़िए। वो एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को वक्त नहीं मिला। वक्त से पहले अगर ये बताए होते तो कुछ विचार किया जाता, लेकिन वो उनकी पार्टी का एक यात्रा चल रहा है। हमने शुभकामनाएं भी दिया है कि आप कार्यक्रम सफल हो, आप कामयाब हो, आगे बढ़िए। लेकिन जिस तरीके से मूवमेंट उनका चल रहा था उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का, तो ये भारत जोड़ने का तो उत्तर प्रदेश से पहले खूब चल रहा था। भारत जोड़ने का न भारत कहीं टूटा है, किससे जुड़ेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रहा था, ये विपक्ष जोड़ो यात्रा चल रहा था। और विपक्ष जोड़ो यात्रा में कोई विपक्ष इनके साथ जाने को तैयार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और हमारा कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। हमारा सुल्तानपुर में महिला हक अधिकार महारैली हुआ, उससे पहले मऊ में महिला हक अधिकार महारैली किया। हम उसके बाद जो है बस्ती में करने जा रहे हैं 8 तारीख को। तो हम तो इससे पहले सावधान यात्रा चला दिए, तब तो कोई यात्रा हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। हम तो 75 जिला में सावधान यात्रा लेके गए कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम घरेलू बिजली का बिल माफ कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शराब बंद करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 33% नगर पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर जो आरक्षण लागू है वही विधानसभा और लोकसभा में लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम नगर पंचायत और जिला पंचायत पंचायती राज में जो वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट हम चाहते हैं लोकसभा और विधानसभा में भी लागू हो। इस चीज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में या देश में हम रोजगार परक शिक्षा, देश में तकनीकी शिक्षा लागू करने की बात कर रहे हैं कि 100 विषय सरकार चयनित करे, एक विषय पढ़ना अनिवार्य करे हर लड़का लड़की को, 5 साल वो पढ़े ताकि वो रोजगार के लिए, इसमें रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए उसको रोजगार तभी मिलेगा जब उस रोजगार परक शिक्षा का ज्ञान होगा, तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होगा। हम इसको लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जो जितने उपेक्षित जातियां हैं, जितने पिछड़े गरीब वंचित समाज के लोग हैं, हम उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस यात्रा में हमारे तो कोई साथ नहीं दे रहा है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में सब प्रधानमंत्री बनने वाली यात्रा में शामिल हैं। जिस राज्य में जा रहे हैं, तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां वाला कहेगा हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जाएंगे ममता बनर्जी के क्षेत्र में महाराष्ट्र बंगाल, ममता जी कहें हम प्रधानमंत्री वाले गोल में हैं। नीतीश जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री, यहाँ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की हम प्रधानमंत्री, बहन जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री। तो जब सब है प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल जी की यात्रा कहाँ से सफल होगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश ने पूरे देश स्तर में जिस तरह उन्होंने चलाया है वो उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक संजीवनी हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं है। जिसके पास संगठन नहीं होता है उसके पास कोई जाने को तैयार नहीं होता। और कांग्रेस अभी अपना संगठन बनाए, अपनी ताकत पैदा करे, परिस्थिति बनेगी तो उनके साथ लोग जुड़ेंगे, परिस्थिति नहीं बनेगी तो उससे बड़ी पार्टी तो हम ही हैं। उनके 2 विधायक, हमारे 6 विधायक, उनके जितना वोट है उससे ज्यादा हमारा वोट है। उनके पास जितनी भीड़ नहीं है उसके ज्यादा हमारे नेता के पास भीड़ है। तो जनता जिसके साथ रहती है उसी की यात्रा सफल होती है। 75 जिले में यात्रा चलाना एक छोटी पार्टी के लिए
आसान नहीं है। 75 जिला चलाया, रैली किया, जनसभा किया, और बिहार में 13 जिलों में सभा चलाया, रैली किया, पटना जाके गांधी मैदान में। और आज के डेट में मैं सभी राजनीतिक दलों को चैलेंज करता हूं, श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे श्री राहुल गांधी जी हो, चाहे जितने तोप नेता हैं धरती के, 50,000 की महिला रैली करके दिखा दें। बात होती है जब भागीदारी की, सिर्फ और सिर्फ मंच भी महिलाओं के हाथ, दर्शक भी महिलाएं, सारी व्यवस्था महिलाओं के हाथ, करके दिखा दे। किसी के पास दम नहीं है, उनका यात्रा ऐसे नहीं सफल होगा। इसीलिए हमारा यात्रा जो सफल हो रहा है, हमारे साथ लोग जुट रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुट रहे हैं। इसीलिए सभी दलों में बेचैनी है, और सबको जरूरत सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की है कि ये हमारे साथ आ जाएंगे तो भेड़िया हमारे पास आ जाएगी तो हम जिंदा हो जाएंगे। तो सब अपनी अपनी जिंदा होने के लिए यात्रा चला रहे हैं, और हमारा यात्रा है लोगों को भागीदारी दिलाने की यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपके, तो ये थे हमारे साथ अरुण राजभर जो आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद, आपके सभी चैनल के देखने वालों को धन्यवाद, आपको भी विशेष तौर से धन्यवाद, आप समय निकाल के हमसे बात करने आए। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण राजभर, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया, और बहुत बेबाकी से, जिसके लिए ये जाने जाते हैं अपने हर सवाल को जवाब देने के लिए, उन्होंने अपने हर सवाल का जवाब दिया। आरक्षण के मुद्दे पे, चाहे वो भारत जोड़ो का मुद्दा हो, तो हर सवाल का उन्होंने